नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के मंडल अध्यक्षों के साथ टिफिन बैठक और मुख्य सेवक जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष जनसंपर्क अभियान में सीएम ने जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि महिलाओं, किसानों और युवाओं के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को दोहराया है और राज्य के औद्योगिक, कृषि और पर्यटक क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया है। प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है तो मुझे अपने राजनीतिक दिनों की, शुरुआती दिनों की याद आ जाती है कि जब मैं ऐसे ही कार्यक्रमों में जाता था, ऐसी बैठकों में सम्मिलित होता था। आज टिफिन बैठक भी होने वाली है इसके बाद हम लोगों की, जिसमें सब लोग अपना अपना घर से खाना लाते हैं और सब हम मिल बांट कर एक साथ बैठकर जो है सब भोजन करते हैं। तो सच में कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से संवाद करने का, उनसे बातचीत करने का और बहुत सारा फीडबैक और बड़ों की सीख, उनका मार्गदर्शन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता है। भाइयों बहनों, मेरे लिए खटीमा केवल एक विधानसभा मात्र नहीं है, बल्कि ये मेरी कर्मभूमि और मेरा परिवार है, जहां से मैंने अपने राजनीतिक दिनों की शुरुआत की। इस धरती ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत संस्कार दिए, बहुत स्नेह दिए। और सच बताऊं तो खटीमा, वैसे तो पूरा क्षेत्र, चूंकि लगातार इतने सालों से आप सबके बीच में रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन बंडिया न्याय पंचायत के अंदर भी, पूरा बंडिया के इस तरफ भी एक एक घर से रिश्ता रहा, संबंध रहा है सभी से। उलानी के वर्मा जी मुझे देख रहे हैं, बड़े टीकाराम वर्मा जी। उलानी में भी कई बार आना जाना हुआ, सुनपहर कई बार जाना हुआ। बंडिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। उधर हमारी रोड बनी जब शुरुआत में, उधर की नहीं, इधर जहां ये लोग रहते हैं, नहीं, ये वाली मझोला से पहले वाला गांव, त्रिलोक जी वाला, हल्दी गांव। त्रिलोक जी वहां बैठे हैं तो इनके घर में। हाँ, तो ऐसे यहां भक्चुरी, बंडिया, नौसर, खुदागंज, जमौर, बड़ी अंजनिया, कौन सी ऐसी जगह। नामधारी जी, भले ही हम लोग उस समय उसमें नहीं थे, लेकिन आपके आसपास हम वहां बहुत घूमे। बुढ़िया में बहुत जगह गए, प्रतापपुर से लेकर वहां तक। बग्गा चौहान भी कल जाने का अवसर मिला। तो खटीमा के कार्यकर्ताओं ने भी हर परिस्थिति में संगठन को मजबूत किया है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज मैं विशेष रूप से सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक सहित प्रत्येक कार्यकर्ता का, हमारी मातृशक्ति का, हमारी महिला मोर्चा का, हमारी बहनों का, हमारे युवा साथियों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने संगठन को मजबूत देने में अपना निरंतर योगदान दिया है, उन सभी का हृदय से मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं उन सबका। साथियों, कुछ समय पहले एक पत्रकार मित्र मुझे पूछ रहे थे, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं तो इस प्रकार की बैठकों का आयोजन करता हूं, और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, सभी हमारे जो राज्य के बड़े पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, 70 की 70 विधानसभाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं सभी। और मेरी ड्यूटी इस बार संयोग से खटीमा में लगी है उस कार्यक्रम के लिए। तो मेरे लिए तो बस हमेशा मुझे प्रतीक्षा रहती है। आप सब देखते होंगे अक्सर खटीमा आना जाना, आप लोगों से मिलना। तो आज प्रातः काल से कल भी देर रात्रि तक, कई सारी बैठकों के बाद, दिन भर के कार्यक्रमों के बाद, कल भी रात तक बैठकों में रहना हुआ, मिलना हुआ। और आज भी प्रातः काल से बगुलिया,
के जनप्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से, फिर चकरपुर में चकरपुर और खटीमा 2 मंडलों की शक्ति केंद्रों की बैठक में लगा हुआ। उसके बाद आज आप सबके बीच में आ रहा हूं। तो मेरे मित्र एक पूछ रहे थे, पत्रकार मित्र, कि टिफिन बैठक में नेता कार्यकर्ता सब लोग आपस में जमीन पर बैठकर क्या करते हैं, क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? तो उनका प्रश्न था। तो मैंने कहा हम जमीन पर बैठते हैं क्योंकि हम सभी लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जमीन से ही ऊपर को आए हैं। वास्तव में हमारे कार्यकर्ता जब इस प्रकार से बैठते हैं, संवाद करते हैं, भोजन करते हैं, तो ऐसी अनुभूति होती है कि हम लोग कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब लोग साथी सहयोगी परिवार के लोग हैं। और अपने परिवार के बीच में बैठकर आपस में जब भी समय मिलता है इस प्रकार का संवाद करते हैं। इन सब बैठकों का उद्देश्य भी ये है कि भाजपा परिवार के कार्यकर्ता एक साथ बैठकर भोजन करें, संवाद करें, संगठन की मजबूती के लिए सकारात्मक चर्चा करें। हमेशा मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी की शक्ति है। उनकी मेहनत से, ईमानदारी से, उनके लगन से, जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के कारण ही पार्टी का जो आधार है वो मजबूत होता है। आप लोग पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, पार्टी के सिद्धांतों को जनता के बीच स्थापित करने का काम आप सबके माध्यम से होता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए, उनकी लगन के लिए और उनके परिश्रम के लिए उन सभी को साधुवाद देता हूं। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा की वास्तविक ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। चुनाव जीतना हो, सरकार बनाना हो, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के चकरपुर में आयोजित शक्ति केंद्रों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन जन की कल्याणकारी योजनाओं को घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है। इस बैठक का उद्देश्य आगामी विधानसभा कार्यों की समीक्षा और पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करना रहा है। साथियों, में आज शक्ति केंद्र की भूमिका के एक वैज्ञानिक उदाहरण से आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसे हम सभी लोग ये जानते हैं, किसी ने साइंस कम पढ़ी है, किसी ने ज़्यादा पढ़ी है, और किसी ने अगर नहीं भी पढ़ी है तो उन्होंने बच्चों को पढ़ते हुए देखा होगा। तो हम उसमें करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी बात करते हैं ना, परमाणु की बात करते हैं। परमाणु किससे बनता है? परमाणु बनता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। छोटे 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 कण होते हैं, असंख्य कण, जिनको हम गिन भी नहीं सकते, और इन्हीं से बनता है परमाणु। देखने में तो ये बहुत छोटे होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तब दिखते हैं, माइक्रो से माइक्रो पर जाता है, लेकिन इन सबके भीतर अपार ऊर्जा छिपी होती है, तभी तो परमाणु बनता है। तो ये कण परमाणु के ऊर्जा के जो है ये महास्रोत होते हैं, और परमाणु में कितनी शक्ति होती है बताने की जरूरत नहीं है। आज अगर विश्व युद्ध नहीं हो पा रहा है पूरी दुनिया में, लोग आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हटते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या? सबको परमाणु बम का खतरा है, डर है कि कहीं परमाणु बम चल ना जाए, इसलिए कोई भी ज्यादा आगे बढ़ के फिर पीछे चले जाते हैं। तो परमाणु की यह ताकत होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो शक्ति केंद्र भी है भाजपा का, ये शक्ति केंद्र व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो शक्ति केंद्र भी परमाणु बिजली घर है हमारा, जो 365 दिन 24/7 कन्याल जी वहां पर, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपने तो बहुत पढ़ाया है। 24/7 उसको चलाने वाले छोटे छोटे कण हैं, और यदि हमारा
प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय रहेगा तो हमारा बूथ मजबूत होगा और प्रत्येक शक्ति केंद्र हमारा संगठित रहेगा, एकजुट रहेगा और मजबूत रहेगा। तो भाजपा को, जो भाजपा की शक्ति है, उस शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। जो चुनौती आएगी उसको अवसर में बदल के हम पार कर जाएंगे। और आज आप सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है और इन 12 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। भूतो न भविष्यति, पहली बार देश के अंदर ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी देश बना है। दुनिया आज भारत की ताकत को देख रही है। भारत किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए केवल विकास कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है। विकास कार्य एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। और मैं यहाँ नहीं, जब मैं विधानसभा के अंदर बोलता हूँ तब भी मैं जब विकास की बात करता हूँ तो मैं श्रीदेव तिवारी जी को, नारायण दत्त तिवारी जी को याद करता हूँ। तो वो कहते थे कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, अनवरत रूप से चलेगा। आप जितना कर दीजिए उतना कम है, जितना करिए उतना कम है। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो नुकसान होगा, फिर लोग आपसे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। लेकिन ये इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए विकास करना जरूरी है और उसकी जानकारी भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हर व्यक्ति को आज किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 12 सालों में केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना, किसी न किसी योजना का अवश्य लाभ मिला हो। अगर आप सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो कोई व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से छूट ही नहीं सकता है, वो लाभार्थी हुआ होगा। और इसकी जानकारी हमको लोगों तक पहुंचाना अत्यंत जरूरी है और ये हमारा सबका दायित्व होता है। और प्रभावी रूप से जो हमारे शक्ति केंद्र की जो व्यवस्था है, वो सभी लोग इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की, जहां स्थानीय लोगों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का परचम लहरा रहा है। सीएम ने यूसीसी की तुलना गंगा से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार गंगा की प्रवाह पूरे देश को जोड़ती है, ठीक उसी तरह यूसीसी धारा भी समान अधिकारों को मजबूत करेगा। सीएम ने नकल विरोधी कानून को भी ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि कानून के चलते 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल भी भेजा गया है। एक दौर था जब दिल्ली से 100 रुपए भेजा जाता था तो जिसके लिए भेजा जाता था उसके पास पहुंचते पहुंचते 10-15 पैसा ही बच जाता था। बीच में बिचौलिए कमीशन खा जाया करते थे, दलाल बीच में ही जो है मोटी रकम हड़प लिया करते थे। लेकिन मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से इस बिचौलियों के इस चक्रव्यूह का अंत कर दिया, जिसके चलते आज 4 करोड़ 31 लाख करोड़ रुपए की गलत हाथों में और जाली खातों में जाने से सीधे पैसा बच गया। कांग्रेस के समय में किसानों की याद केवल चुनाव के समय में आती थी। आज जबकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक फाइल जिसको स्वीकृति दी, उस पर दस्तखत किए। वो फाइल थी किसानों को किसान सम्मान निधि देने की फाइल भाइयों बहनों। इससे पता लगता है कि मोदी जी के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इतना ही नहीं, आज 41 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। 4 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को, गरीब लोगों को पक्के मकान मिले हैं। 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बने हैं। 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल के कनेक्शन मिले हैं।
भाइयों बहनों, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के आधार पर काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के हर हकदार को उसका अधिकार देने का काम कर रही है। चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, 2014 से पहले देश की जो सड़कें थी वो कछुआ की गति से चलती थी, लेकिन आज 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनाई जा रही हैं। वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही है। चेनाब का गगनयनी पुल हो या अटल टनल जैसी इंजीनियरिंग के चमत्कार हो, आज ये सब आधुनिक भारत के हस्ताक्षर हैं जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन का बाजार भारत बन चुका है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत आतंकवादियों को भी उन्हीं की भाषा में उनके घर में जवाब देता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। इसने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाएं अब अजेय हैं, उनको कोई पार नहीं कर सकता है, कोई भारत में गलत निगाह नहीं डाल सकता है। अगर कोई दुश्मन एक गोली हमारी तरफ चलाता है तो आज हमारे भारत की सेना उस गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। देश में आज नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है, विकास का सूरज उग रहा है। भाइयों बहनों, अब जब मैं इतनी सारी बातें अपने बगुलिया के लोगों के बीच में, अपने मेला घाट के लोगों के बीच में, खाली महुवट के लोगों के बीच में, या मैं सिसैया के लोगों के बीच में, यहाँ आसपास के लोगों के बीच में जो हर क्षेत्र से यहाँ आए हैं, खटीमा क्षेत्र के अपने सीमांत क्षेत्र में इतनी सारी बातें कह रहा हूं, और ये बातें केवल बातें नहीं है, ये सारे प्रमाण हैं जो जो काम हुए हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है, एक सवाल उठता है कि आखिर ये काम ये मोदी जी के कालखंड में हुए, क्या एक कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती थी, क्या उनके कालखंड में नहीं हो सकते थे? क्या हो सकते थे ना? नहीं हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बोलिए। अगर उनकी भी नीयत अच्छी होती तो हो सकते थे ना। अगर जनता की चिंता होती, गरीबों की चिंता होती, किसानों की चिंता होती, महिलाओं की चिंता होती, तो ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इन्होंने दशकों तक देश पर शासन तो किया, लेकिन उनके शासन का मूल मंत्र था केवल और केवल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और कुशासन, और विपक्ष के लिए सत्ता मलाई खाने का जरिया थी, एक वोट बैंक था। उन्हें देश के विकास से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस एक विशेष वर्ग को खुश करना था जिनके उनको वोट लेने थे। और कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही कि अपना विकास और अपनों का विकास। और आज देश जब तरक्की कर रहा है तो विपक्ष बिखरे हुए, ये विपक्ष के पेट में आज दर्द हो रहा है, क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें अब पूरी तरह से बंद हो रही है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य उत्तराखंड से भी विशेष लगाव ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने केदारनाथ की पवित्र भूमि से कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड तरक्की के शिखर पर होगा, उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर होगा, उत्तराखंड विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड इन 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा। विकासनगर में युवक की हत्या के बाद भड़की हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली हिंसक और कट्टर मानसिकता को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने देहरादून में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा। भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की
ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे पेज बनाकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। साथियों नमस्कार। हालात ये उत्तराखंड ये हैं कि पुलिस विभाग पूरी तरह से सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। पुलिस विभाग में कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो पुलिस विभाग उस व्यक्ति की शिकायत पर इस आधार पर कार्रवाई करते हैं कि ये व्यक्ति सत्ता पक्ष से जुड़ा है या विपक्ष से जुड़ा है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे खिलाफ तमाम नकली पेजों से, जिसमें कि वसूली अभियान मोर्चा एक पेज है, एक राठी भैजी, वो राठी भैजी तो पता चल गया है और उसने वो पेज डिलीट भी कर दिया, लेकिन कानून के शिकंजे में निश्चित रूप में वो भी आएगा। ऐसे तमाम कई पेज बनाकर मेरे खिलाफ जो है झूठा प्रचार करके और झूठ मुझ पर चिपकाने की कोशिश की जा रही है। इस अन्याय के खिलाफ मैं कई बार पुलिस में शिकायतें दर्ज कर चुका हूं, लेकिन मुझे ये भी जानकारी मिली है कि इसमें से अधिकांश पेजों को चलाने में पुलिस की भूमिका है। और जब पुलिस की ही भूमिका इन तरह के पेजों को चलाने में होगी, इस तरह के अपराध में संलिप्तता अगर सीधे तौर पर पुलिस की ही होगी, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस विभाग इसमें न्याय कर पाएगा और दोषियों को सजा दे पाएगा। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब याद धाम में हुई ताजा बर्फबारी के बाद श्रद्धालुओं को बेहद आकर्षक नज़ारों के साथ गुरुधाम के दर्शन हुए हैं। हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से यात्रियों के लिए यहां पूरे इंतजाम भी किए हुए हैं। धाम में यात्रा जबरदस्त रफ्तार पकड़े हुए है। गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम हेमकुंड आस्था पथ पर संगतों की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। पूरी लोकपाल घाटी इन दिनों श्रद्धालुओं की आमद से गुलजार है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।